नाउ ये क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस करके चलता चला गया और फिर आखिर में खत्म हुआ साइन स्क्वायर 90 पर। तो इसका आंसर मैंने कैलकुलेट किया, ये 19/2 आ रहा है, यानी कि 9.5 9.5 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा समझ लेते हैं। तो पहले इक्वेशन, पहले ये चीज लिख लेते हैं जो यहाँ लिखी हुई है। तो पहली टर्म है साइन स्क्वायर 5 डिग्री, डिग्री नहीं लिखते, हर जगह डिग्री है, प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री, है ना, प्लस ऐसे ही 5 डिग्री ये बढ़ता चला गया है। तो बहुत सारी टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 3 टर्म लिखेंगे। तो 3 आ गए, प्लस एक बीच की टर्म लिखेंगे, बीच की टर्म लिखना जरूरी है। साइन स्क्वायर 45 आएगा बीच में, प्लस ये चलता चला जाएगा और फिर चूंकि ये 2 टर्म लिखी हैं आखिर में, तो हम साइन स्क्वायर 80 से शुरू करेंगे। तो साइन स्क्वायर 80 आएगा, प्लस साइन स्क्वायर 85 आएगा, प्लस साइन स्क्वायर 90 आएगा। सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? यस। बहुत सिंपल है, हमने कुछ ज्यादा टर्म लिख ली है समझाने के लिए। ओके, अब इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे वो समझ लीजिए। फॉर्मूला बहुत सिंपल लगेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। अगर थीटा 90 या 90 से कम हो तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। सब लोगों के बात समझ में आती है? ये लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर अगर होल स्क्वायर हो तो ये इसके लिए भी वैलिड होगा। बात समझ में आती है? तो जो होल स्क्वायर होता है उसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे ही तो लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है, तो जरा ये बताइए कि मुझे, मैं ये साइन स्क्वायर 5 को क्या लिख सकता हूं? मैं इसको कॉस स्क्वायर 85 लिख सकता हूं या नहीं? जी सर। तो ये जो चीज लिखी हुई है साइन स्क्वायर 5, इसको मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर 85। ठीक है, और ये साइन स्क्वायर 85 एक यहां पर लिखा हुआ है, इसको इसके पास में लिख लेता हूं, साइन स्क्वायर 85। कोई परेशानी? नो सर। तो अब ये टर्म खत्म हो गई, ये टर्म खत्म हो गई। अब यहां पर लिखा है साइन स्क्वायर 10, तो इसको मैं लिख लूं कॉस स्क्वायर 80, और एक यहां पर लिखा है साइन स्क्वायर 80, इसको भी इसी के पास लिख ले रहा हूं, साइन स्क्वायर 80। कोई परेशानी? तो अब ये भी टर्म खत्म हो गई, ये भी टर्म खत्म हो गई। फिर ये चलता चला जाएगा, फिर वापस आएगी साइन स्क्वायर 45। फिर क्या बचा? फिर बचा साइन स्क्वायर 90, ये वाली। समझ में आ रहा है? अब ये देखो, कॉस स्क्वायर 85 साइन स्क्वायर 85 किसके बराबर होगा? हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये 1 हो जाएगा, ये यहां से लेकर यहां तक ये 1 हो जाएगा। अरे कहां चला गया भाई? तुम लोगों को नजर आ रहा है? नो सर, ऊपर लग रहा है अरे क्या? रुको, वो बदल गई, स्लाइड बदल गई। यस सर, अब आ रहा है नजर। ये भी 1 हो जाएगा। बात समझ में आई? देखो 85, एक तो आया 85 वाला, एक आया 80 वाला, एक आया 75 वाला, एक आया 70 वाला। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एक आया 65 वाला, एक आया 60 वाला, एक आया 55 वाला, एक आया 50 वाला।
तो कितने होगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे प्लस होते हुए कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? अरे बोलो भाई, 8 इकट्ठे हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? तो इकट्ठे कितने हो गए हमारे पास? हमारे पास इकट्ठे हो गए 8 प्लस साइन स्क्वायर 90 किसके बराबर होगा बताओ? 1 के बराबर होगा। 1 प्लस साइन स्क्वायर तो 45। 8 से ज्यादा भी तो हो सकता है। बेटा 8 से ज्यादा कितना होगा? क्यों 8 से ज्यादा क्यों होगा? पर 8 ही तक ही क्यों होगा? अरे बेटा ये देखो ना, तुम 85 वाला टर्म आएगी, फिर 80 वाली आएगी। ये किसने बताया मैंने तुम्हें? 85 वाली आएगी, 80 वाली आएगी, 75 वाली आएगी, 70 वाली आएगी, 65 60 55 50। 50 के बाद 45 वाली ये लिख ली मैंने। जी बस और कौन सी टर्म बची? बची नहीं कोई। भाई कोई बचेगी तो ही तो लिखूंगा मैं। अब साइन 45 किसके बराबर होता है? साइन 45 डिग्री किसके बराबर होता है? ये होता है 1/√2। इसका स्क्वायर है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा 1/2। किसके बराबर हो जाएगा? 9.5। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 19/2। क्या बात समझ में आ गई? यस ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा आपके 19/2 विल बी द आंसर। बात समझ में आ गई? ठीक है, अरे भाई हाँ ना करो ना। सर ये 8 कैसे आया? कौन सी चीज कैसे आई है बोलो? 8 कैसे आया? क्या? 8 अरे साहब बोलिए भाई, आवाज नहीं आ रही है ठीक से। सर ये 8 पूछ रहा है सर। ये बेटा ये 8 टर्म है। ये तुमने टर्म पूरा देखा आया या नहीं देखा है? पूरा देखा या नहीं देखा सवाल? जी देखा है, सॉल्यूशन है? देखा है। हाँ तो साइन स्क्वायर 85 प्लस कॉस स्क्वायर 85 1 के बराबर होगा। फिर 80 वाला आ जाएगा, फिर 75। अब इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, समझ में आ जाएगा। रिकॉर्डिंग में ना समझ में आए फिर बताना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एक ये सवाल है, ये मैं इस तरह का सवाल आपको पहले से कराना भी चाहता था, तो अच्छा है कि अब हम इसको करा रहे हैं। भाई ऐसा है, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से मेरी बात। ये जितने भी लोग हैं अपना माइक बंद रखें। सिर्फ उस टाइम माइक खोलें जिस वक्त कुछ बोलना हो, वरना फिर डिस्टरबेंस होता है, मुझे आता गुस्सा। भाई मैं तो अपना माइक भी बंद रखूं, लेकिन मुझे तो बोलना ही है ना, मैं क्यों बंद रखूंगा? बाकी जितने स्टूडेंट है सब बंद रखते हैं, 1-2 स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, फिर मुझे ताव आता है मतलब। अब इस सवाल को देख ले, सबसे पहले तो देख लें यहाँ पर एक प्लस लगा हुआ है, तो 2 टर्म है, एक तो ये वाली टर्म है, एक तो ये वाली टर्म है, और एक ये वाली टर्म है। तो सबसे पहले ऊपर वाली टर्म को देखते हैं, ठीक है? तो ऊपर वाली टर्म क्या है? 42 माइनस 42 माइनस 42 माइनस 42 माइनस एंड सो ऑन। तो इतने सारे लगाने की जरूरत नहीं है, एक से भी काम चल जाता है। और ये ऐसे सबके ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर रूट लगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको आप मान लीजिए x के बराबर। ये चलता चला जा रहा है ताउम्र, इंफिनिटी तक चलता चला जा रहा है, ठीक है? अंडर रूट में चला जा रहा है, इसको आप x मान लीजिए। आप फिर करिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। कंपटीशन में लिखना नहीं है इतना लंबा चौड़ा, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ये? 42 माइनस 42 माइनस 42 माइनस 42 माइनस एंड सो ऑन। ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या बात समझ में आती है? जी सर। अच्छा ये बताओ मुझे
कि ये जो चीज है, ये जो क्वांटिटी, ये कितनी है, ये x के बराबर है या नहीं। तो 42 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? समझ में आ गई बात? जी सर। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 इज इक्वल टू 0। 7 छिंग 42। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। तो x किसके बराबर आ गया? x बराबर आ गया -7 के, और x बराबर आ गया, और x बराबर आ गया 6 के। तो ये वाली जो चीज है ना, x इज इक्वल टू -7, ये x इज इक्वल टू -7 जो है, इसको हम कैंसिल कर देंगे। क्यों कैंसिल कर देंगे? x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में से उससे छोटी चीज घटाई जा रही है, तो x कैसा होना है? x पॉजिटिव ही होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो यानी ये किसके बराबर आएगा? ये किसके बराबर आना है? ये बराबर आना है आपके, x किसके बराबर आएगा? ये बराबर आएगा +6 के। x कैन नॉट बी इक्वल टू -7। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर जरूर आ रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं। भाई उमर अब्दुल्ला, ये बार बार तुम अनम्यूट क्यों कर देते हो? बेटा आवाज आती है उधर से पीछे से। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो x की वैल्यू, यानी ऊपर वाली ये जो क्वांटिटी है, ये वाली 42 वाली, ये किसके बराबर आ गई? ये बराबर आ गई 6 के। अब नीचे वाली क्वांटिटी देखते हैं, नीचे वाली क्वांटिटी को कैसे करेंगे। तो मैं थोड़ा जगह बनाने के लिए मिटा दूं। अगर तुम्हें इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, अभी ले लिया? जी सर। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं, क्योंकि मुझे फिर कोफ्त होगी। अब हम दूसरी क्वांटिटी को देख लेते हैं। ये जो दूसरी क्वांटिटी है, 4 + 3 4 + 3 4 + 3 4 प्लस, और ये आपके चलता चला गया, यहाँ एक अंडर रूट लगा हुआ है, दूसरे 4 पर अंडर रूट लगा हुआ है, तीसरे 4 पर अंडर रूट लगा हुआ है, और इस पूरी क्वांटिटी पे ही अंडर रूट लगा हुआ है। इसको आप अब कैसे y मान लीजिए। ठीक है, समझ में आ रही है? जब ये आखिर में डॉट डॉट लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इंफिनिटी तक चलता चला जा रहा है, ताउम्र चलता चला जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है इसकी वैल्यू नहीं होगी, इसकी वैल्यू होगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्या मिलेगा आपको? 4 + 3 4 + 3 4 + 3 4 प्लस, ऐसे चलता चला गया, यहाँ एक अंडर रूट लगा, यहाँ एक अंडर रूट लगा, यहाँ एक अंडर रूट लगा। क्या बात समझ में आ रही है? इज इक्वल टू y स्क्वायर हो गया। क्यों भाई? जी सर। ध्यान Yes, से sir. देखना, अब ध्यान से देखना इसमें क्या चला गया। ये बताओ, ये क्या चीज है? y। y भाई, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y स्क्वायर -3y - 4 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू कितनी आ गई?
वाई स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस का लिखेंगे, इसके अंदर कंट्रोल जेड नहीं होता यार, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y को कॉमन लिया, y माइनस 4 प्लस y की 4 आ जाएगी प्लस, है, क्या कह रहा हूं? +4 और 8 -3 +4 आएगी सर, y की वैल्यू +4। नहीं ये यहाँ पे क्यों नहीं हल हो रहा है, मतलब ये 3, मैंने कुछ गलत किया क्या? वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4, तो 4 ये गलत किया मैंने, ये 3 थोड़ी आएगा यहाँ पे तो 1 आएगा। y स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस वाई प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। वाई को कॉमन लिया, y माइनस 4 आ गया, प्लस 1 को कॉमन लिया, y माइनस 4 आ गया। तो आप लोग सही कह रहे थे कि y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, y की वैल्यू एक तो आएगी 4 और दूसरी आएगी -1। तो ये माइनस वाली को आप क्रॉस कर दोगे, माइनस वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पे देखो 4 में से उससे छोटी क्वांटिटी वो प्लस कर रहे हो, आप प्लस ही कर रहे हो ना, तो सारी स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो आंसर भी पॉजिटिव आता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो ये आंसर जो आएगा वो 4 आएगा। तो 6 + 4 इज इक्वल टू 10। तो 10 जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, तो इट इज द करेक्ट आंसर। अब मेरी बात सुनो कि ऐसे कई सवाल हैं जो आ सकते हैं कंपटीशन के अंदर, तो मैंने ये एक दो करके बता दिए, आप ऐसे ही करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, ठीक है। इस तरह के सवाल मुझे मिल गए तो मैं ढूंढ के बता दूंगा आपको, किताब में है या नहीं मेरी, आप लोग भी ढूंढ लो, अगर आपसे नहीं होंगे तब आप पूछना, वरना आप अपनी प्रैक्टिस करो खुद ही, ठीक है। अरे ठीक है ना, जी सर, जी सर। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है, मैं बच्चों से पूछ ले रहा हूँ ये, हालांकि ये गलत तरीके से बना रखा है सवाल, अजीब तरीके से बना रखा है। देखो, फाइंड द करंट इन ए पार्ट ऑफ सर्किट व्हेन द वैल्यू ऑफ द करंट इज, देखो ये वाला जो करंट, ये वाला जो करंट है ना, ये वाला जो करंट है, ये पूछा है, ये यहाँ पर आई लगा हुआ है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ठीक है। ये करंट को ध्यान से देखो, ये आई एम्पियर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये आई एम्पियर लिखा हुआ है। तो यही पूछा है आपसे, पहले तो मुझे समझने में बड़ा टाइम लगा, पूछा कौन सा करंट है इसके अंदर, ठीक है, समझ में आ रही है बात, कौन सा करंट पूछा है ये समझ में आ रही है, फिर बता रहा हूँ। यस सर। जी सर। देखो ये वाला करंट पूछा, ये वाला, ठीक है। अब ये देखो, 2 एम्पियर इधर से आया, 2 एम्पियर इधर से आया, तो ये कौन सा है, ये 4 एम्पियर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब इस 4 एम्पियर यहां तक तो आ जाएगा, इधर चला गया आपके 1 एम्पियर, तो ये वाला करंट कौन सा होगा, ये वाला करंट, ये वाला हो जाएगा 3 एम्पियर। ये वाला करंट कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर। भाई बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? जी सर। जी ये सर। वाला येलो वाला, ये वाला करंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 एम्पियर। अब 3 एम्पियर में से ये 1.3 एम्पियर और निकाल दो, तो 3 एम्पियर माइनस 1.3 एम्पियर कितना बचा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 1.7 एम्पियर। 1.7 एम्पियर आंसर दे रखा है। यस सर, यही यही इसका है आंसर सर, यही है। हाँ, नहीं भी होगा तो भी यही आंसर है। इसमें अलग गलत, ये अजीब तरीके से सवाल बना रखे भाई, यहाँ पे तुम बनाने की जरूरत ही नहीं थी, ये मतलब यहाँ पे लिख ही देते तुम, 4 कौन सी आप बता रहे। अब ये एक सवाल है, ये फिजिक्स का सवाल है ना,
अरे फिजिक्स का ही तो सवाल है ये, यस सर। है ना। कह रहे हैं ए डायमंड इज ए ब्रिलियंट जैम बिकॉज, डायमंड क्यों ब्रिलियंट जैम होता है, बात को समझो। जब डायमंड के अंदर कोई रे ऑफ लाइट अंदर चली जाती है तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं। क्यों होते हैं? मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं। वो इसलिए क्या होते हैं, सबसे पहली बात, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं। क्यों होते हैं? अरे क्यों कैसे लिखते हैं यार, ऐसे ही लिखते हैं, चलो लिखते होंगे कैसे भी। क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि उसका क्रिटिकल एंगल बहुत थोड़ा होता है। क्रिटिकल एंगल कैसा होता है? क्रिटिकल एंगल इज वेरी लेस और वेरी स्मॉल। क्रिटिकल एंगल बहुत स्मॉल जिन चीजों का होगा वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा करेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कौन ज्यादा करता है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जैसे कि ये जो हमारे ऑप्टिकल फाइबर होते हैं इनमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है। क्यों बहुत ज्यादा होता है? क्योंकि जो क्रिटिकल एंगल होता है वो बहुत थोड़ा होता है, स्मॉल होता है। तो इट हैज लो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। लो तो होता ही नहीं है, ज्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट हैज बिग क्रिटिकल एंगल, बिग नहीं होता, स्मॉल होता है। मोस्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्ट नहीं होती है लाइट, यही तो खास बात है इसके अंदर। तो आंसर क्या है कि मोस्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड इंटरनली। इंटरनली रिफ्लेक्शन होता रहता है, अंदर ही अंदर लाइट जो है वो क्या करती रहती है, चलती रहती है। इसीलिए हीरा गर्म हो जाता है। धूप में अगर रख दो तो हीरा क्या हो जाता है, हीरा गर्म हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है हीरा, लाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत मुश्किल से लाइट को बाहर निकालता है। इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए वो ज्यादा चमकदार नजर आता है। आगे बढ़ते हैं। A spherical shell of lead whose internal diameter is 18 centimeter is melted and recast into a right circular cylinder whose height is 8 centimeter, diameter is 12 centimeter. तो ये बेसिकली राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसा होगा, ये सॉलिड होगा। बताया नहीं है, क्योंकि अगर बताया नहीं है तो सॉलिड मानेंगे हम। डिटरमिन द इंटरनल डायामीटर ऑफ द शेल। तो बहुत सिंपल सी बात है कि एक आपके पास क्या था, एक आपके पास शेल था। तो शेल का मतलब क्या है कि शेल का मतलब क्या है कि शेल ऐसा होता है, मतलब जैसे कि बॉल, बीच में एक लेयर है, इंटरनल डायमीटर है, एक्सटर्नल डायमीटर है। बात समझ में आ रही है? तो एक्सटर्नल डायमीटर कितना है? एक्सटर्नल डायमीटर दे रखा है 18 सेंटीमीटर। इंटरनल डायमीटर आपको निकालना है, ये पता नहीं है आपको। बात समझ में आ रही है? इसको आपने पिघलाया और आपने क्या बना दिया, एक सिलेंडर बना दिया। क्या बना दिया आपने? सिलेंडर बना दिया। ठीक है, इसका डायामीटर कितना था, इसका रेडियस है 6, डायामीटर 12 दे रखा है ना ये, तो मैंने 6 लिख दिया। हाइट इसकी कितनी है, हाइट या लेंथ, वो है 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर है डायमीटर इसका, यार वो सॉरी रेडियस इसका 6 सेंटीमीटर है। क्या चीज लगाएंगे भाई अरमान इसके अंदर, क्या कंसेप्ट लगाएंगे? सर वॉल्यूम इक्वेट करा देंगे। वॉल्यूम इक्वेट करा देंगे। वॉल्यूम किसके बराबर होता है, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। शेल है ये, एक्सटर्नल डायमीटर पहले रखेंगे, इंटरनल डायमीटर बाद में रखेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो।
सर 18 तो डायमीटर है ना सर? देखो ये डायामीटर है ना, बीच शेल है, बीच में खोखला है, बीच में खोखला है। तो खोखले वाले हिस्से को अगर हम पिघलाएंगे तो कुछ मिलेगा थोड़ी उसमें से, मिलेगा तो खाली ये जो आउटर वाली सरफेस है उसी में से मिलेगा। सर ये लेकिन 18 जो है वो तो डायमीटर दिया हुआ ना सर, आप रेडियस में लिखे हुए हैं। ओ मुझसे गलती हो रही थी बेटा, ये 9 सेंटीमीटर कर देना, तो इसको 9 कर दो, ठीक है? अरे ठीक है कि नहीं, अब तक हो जाएगा। जी सर। इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर 6 स्क्वायर इनटू 8, पाई से पाई कट गया, ठीक है? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 9 क्यूब माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू 36 इंटू 6। अब इसे निकाल लेना हमने अभी, मतलब निकाल लो, निकाल लो, आर की वैल्यू नहीं निकालनी है। देखो क्या निकालना है, डायामीटर निकालना है, डायामीटर। तो आपको आंसर क्या होगा? आंसर होगा 2r के बराबर। जो भी r आएगा उसको 2 गुना कर देना, वहां पर r भी दे रखा होगा, 2r भी दे रखा होगा, तो देख लेना वहां पर आंसर जो भी आएगा उसको आप क्या करना, उसको 2r से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। डायामीटर पूछा है ना। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले मैंने पूछे थे, 1-2 बच्चों ने किए, बाकी सबने तो सोचा अब कर लेंगे बाद में, कभी किसी और जमाने में कर लेंगे, मतलब कोई दूसरी जिंदगी मिलेगी हमें तो। अरे भाई अभी करने ही है। विच यूनिट कुड बी यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर के लिए कौन सी यूनिट? वॉट। सही जवाब। 1 वोल्ट इज इक्वल टू, हाँ भाई, 1 जूल पर कूलम। 1 जूल पर कूलम। 1 जूल पर कूलम इज रॉन्ग आंसर। सर जूल पर कूलम होता है। नहीं, यस सर। सुमैया क्या आंसर होगा इसका? अब्दुल गनी क्या आंसर होगा? सर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन बी है ये कूलम, कौन सा? नो सर डी। अच्छा डी, डी बता दिया, डी होएगा। डी होगा। इसकी डेफिनेशन क्या होती है 1 वोल्ट की या वोल्ट की? वर्क यूनिट पर चार्ज। वोल्ट की जो डेफिनेशन होती है, वर्क डन in bringing a unit 1 coulomb of charge. test charge from infinity to a point. तो वर्क डन किस में नापते हैं हम? जूल। जूल में नापते हैं। और किस पर लग हो रहा है टेस्ट चार्ज वर्क डन, हाँ एक टेस्ट चार्ज पर, एक यूनिट के टेस्ट चार्ज पर, तो ये हो जाएगा कूलम। तो इसलिए क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम इज द यूनिट ऑफ 1 वोल्ट। तो हम कहेंगे 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। ये याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है। और ये अब बता दिए तो ये एक्सपेक्ट किया जाएगा 12 तक तुम्हें याद रहेंगी ये। द हीट प्रोड्यूस्ड, हाँ बोलो। तो ये क्वेश्चन थोड़ा राइट में कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग ऑप्शन क्वेश्चन के ऊपर आ रहा है तो दिख नहीं रहा क्वेश्चन से। क्वेश्चन नहीं दिख रहे? अरे भाई क्या मतलब क्वेश्चन दिख रहा है पूरा, ये रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन जो है सर, अब दिख रहा है? जी सर सही है। ये रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन क्या बहुत ऊपर नजर आता है? अरे नजर तो आ रहा होगा। आ रहा है क्यों सर।
क्यों भाई, यहाँ ये दिखता है तुम्हें, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये दिख रहा है तुम्हें? यस सर। जी सर। अच्छा ये बताओ, ये दिख रहा है दूसरा वाला? यस सर। जी सर। अच्छा ये बताओ, ये क्या लिखा मैंने? ए। अच्छा अब दिख रहा है? वही सर जो हम पहले बनाया, कैपिटल है, ये अच्छा, दिख रहा है सर। अब क्या लिखा दिख है रहा मैंने? है सर। क्या लिखा है? ए भी लिखा है ए सर। बी। नजर तो आ रहा है, तुम्हें क्वेश्चन नजर ना आ रहा था? सर वो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ओवरलैप कर रहा था, क्वेश्चन के ऊपर था। अरे तो वो तो कभी कभी आ जाता है, मतलब ये जब बच्चा कोई एंटर होता है क्लास के अंदर तो वो भी खुशी के मारे झूम जाता है, मतलब ये वो भी आ जाता है अपनी शक्ल दिखाने के लिए नीचे की तरफ। अब देखो इसको देखो, द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 900 कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 hour थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो हीट प्रोड्यूस पूछ रहे हैं, हीट किसके बराबर होती है? आई स्क्वायर आर टी के बराबर होती है, या वी स्क्वायर अपॉन आर टी के बराबर होती है, या किसके बराबर होती है? V इंटू आई टी के बराबर होती है। बस सिंपल सी ये वाली चीज है। अब देखो हमें ये 96,000 कूलम दे रखा है, I किसके बराबर होता है? I बराबर होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, चार्ज कितना है? 96,000, और कितनी देर में हुआ है? ये 1 hour में हुआ है। कितनी देर में हुआ? 1 hour। तो हम सेकंड्स में रखेंगे, ये अगर कूलम में रखा है तो सेकंड में रखेंगे। तो कितने सेकंड हो गए 1 घंटे में? 3600 सेकंड्स हो गए। क्या बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है, अब ये 2 जीरो जो हैं ये इससे कट जाएंगे, क्या बचेगा? नीचे तो 6 कर लेते हैं, और ये 6 कम 6, और क्या बचा? 6 सत्ते नहीं, बात बन नहीं पा रही है, इसको ऐसे ही लिखो, 960/36 एम्पियर। बात समझ में आ गई? करंट मिल गया हमको, वोल्टेज मिल गया हमको, वोल्टेज भी मिला हुआ है हमको क्या चीज? वोल्टेज भी मिला हुआ है। तो हम हीट निकाल लेंगे, वोल्टेज रखेंगे 50 इंटू करंट रखेंगे 960 इंटू 36 इंटू 1 घंटा। तो 1 घंटे में हम क्या लिखेंगे? 3600 सेकंड रख देंगे। तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर 100 बन जाएगा। ठीक है, 5 6 30, 3 5 9 45 और 3 48, और 1 0 ये, 2 0 ये और 2 0 ये, तो यानी 4 0 और लगा देंगे हम। आंसर आ रहा है कोई? इसको उठा के के बना देंगे जी सर। तो ये हो जाएगा 4800 किलो जूल। क्या आंसर सही है? बी। ये आंसर है। ठीक है, 4 मिनट बचे, दोबारा आ जाओ। मैं दोबारा आइए आप लोग। ठीक है, दूसरा क्या है? ए बैटरी ऑफ 8.8 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए रेजिस्टर 0.1 0.2 0.3 0.4 और ये शायद 1.2 है। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 1.2 रेजिस्टर? तो सबसे पहले रिस्पेक्टिवली तो इसके थ्रू करंट निकालना है, तो टोटल करंट निकाल लीजिए आप। तो टोटल करंट किसके बराबर होगा? I विल बी इक्वल टू V अपॉन R। V कितना दे रखा है? 8.8। R कितना है? 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 1.2। ठीक है, तो 8.8 डिवाइडेड बाई 1.2 1.6 1.9 2.1 2.2 2.2 हो गया ये। ठीक है, 11 88 और ये आपका हो गया, तो ये आ गया 4 एम्पियर। यही आंसर होगा क्योंकि ये सब सीरीज में ना, तो 1.2 के थ्रू भी यही फ्लो करेगा 4 एम्पियर वाला। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी रेजिस्टर ऑफ 200 ओम इन सीरीज इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 4 एम्पियर 200 वोल्ट? तो सबसे पहले तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिए V अपॉन I करके।
V किसके बराबर है 200/4 इज इक्वल टू 25। तो 25 ओम रेजिस्टेंस आना चाहिए, बात समझ में आ रही है। तो 1/200 प्लस 1/200 प्लस ऐसे करते करते 1/200, इसका अगर इनवर्स लें तो ये 25 आना चाहिए, बात समझ में आई। तो बहुत ही सिंपल चीज है, ये कितनी बार हुआ होगा, ये पूरा 4 बार हुआ होगा। कितनी बार हुआ होगा, ये 4 बार हुआ होगा। सर ये 50 है, 50 ओम क्या चीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 50 ओ ओम। सॉरी, इक्विवेलेंट होगा 50, ये होगा 50। तो कितना 4 बार होगा जब जाके 50 आएगा। कितनी बार आएगा, 4 बार। तो आंसर आएगा नंबर ऑफ आर मस्ट बी इक्वल टू 4। तो आंसर होगा 4। Two conducting wires of the same material, same length, same cross-sectional area are first connected in parallel, then in series circuit across the same voltage. The ratio of the heat produced in the parallel and series combination will be। जब वो सीरीज में कनेक्टेड होंगे, अगर एक की वैल्यू R है दूसरे की भी R, तो सर्किट का रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R। और जब वो पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, एक की वैल्यू R दूसरे की वैल्यू R, ये R और R, तो सर्किट का रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2। बात समझ में आई, ठीक है। पहले की हीट प्रोड्यूस और दूसरे की हीट प्रोड्यूस, किसमें हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगी, जब वो पैरेलल में होंगे। जब वो पैरेलल में होंगे तो आंसर लगाएंगे V²/R वाला, ठीक है, ये वाला R वाला लगाएंगे। तो पैरेलल वाले के लिए लिखेंगे, पैरेलल वाले के लिए लिखेंगे, पैरेलल वाले के लिए जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको HP लिखा हमने, V²/R²/2² इज इक्वल टू 4V²/R²। ठीक है। सीरीज वाले के लिए क्या हो जाएगा, सीरीज वाले के लिए यही वाला फार्मूला लगाएंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे HS इज इक्वल टू V²/2²R²। ये कितना हो जाएगा 1/4V²/R²। इन दोनों का रेशियो किसके बराबर होगा बताओ। आंसर इसके अंदर कोई भी नहीं दे रखा है, 1/4। V²/the ratio of these heat produced, वोल्टेज कॉमन होता है। तो आंसर आएगा पहले क्या लिखा है, सीरीज या पैरेलल, पहले लिखा है पैरेलल और फिर लिखा है सीरीज, तो आंसर आएगा 16:1। बात समझ में, ये करेक्ट आंसर होगा। इसके अंदर ये आपके करेक्शन है, इसके अंदर क्या चीज है, ये करेक्शन है, क्योंकि हीट प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं हम। तो जो करेक्शन होगा वो क्या होगा, जो सही करेक्ट आंसर होगा वो 16:। हाँ बोलिए। आपने पहले से एक क्वेश्चन करा रखा, C या D से आ रहा है शायद आंसर पहले। डी है इसका आंसर। बेटा एक मिनट हो गया जरा तुम। Two conducting wire of the same material, same length and same cross-sectional area are first connected in parallel and then connected in series. तो पैरेलल में हो गया R/2, तो V²/R, 4V²/R हो गया, ये हो जाएगा 1/4। बेटा 16:1 ही आंसर है इसका, पहले जो मैंने करा रखा है। तुम अगर मैंने वीडियो बनाया तो वीडियो दिखाना, मैं देखूंगा उसमें कहीं मिस्टेक तो नहीं करी मैंने। उसके अंदर या तो क्रॉस सेक्शन, या तो ऐसा किया होगा कि वायर को तोड़ के लगाया होगा। बात समझ में आई, वायर को हमने क्या किया होगा, वायर को हमने तोड़ा होगा, या तो क्वेश्चन अलग होगा कुछ। ठीक है, ओके। जरा सा मैं इसको कीप रखे हुए हूँ, मैंने इसका वो मिटाया नहीं है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन जो है वो रखा हुआ है मैंने। तो कल हम लॉग करेंगे, ठीक है। अभी बायोलॉजी का इंशाल्लाह वीडियो में अपलोड करूंगा रात को, तो ठीक है। है हाँ, तो उसको तुम लोग देख लेना, नोट्स बना लेना। बायोलॉजी का जितना भी है मैं बहुत एहतियात के साथ बना रहा हूँ, उसको उसके नोट्स बना लेना। उसमें एक चीज दिखाता हूँ मैं तुम्हें अभी।
देखो ये दिख रहा है तुम लोगों को, इसका स्क्रीन ये क्वेश्चन, इससे तुम्हें फायदा होगा, ये जो चीज अभी मैं दिखा रहा हूं ना तुम्हें, इससे तुम्हें फायदा होगा। ये देखो एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लिया मैंने, ठीक है? अरे बोलो ना। यस सर। अब देखो ये पिछले साल का अभी का क्वेश्चन है, अभी नवंबर में हुआ है ये क्वेश्चन। अब पहले तो तुम क्वेश्चन पढ़ो, है ना? ये मैं नीचे कर देता हूं, क्यों भी तुम्हें अब तो नजर नहीं आ रहा वो रिकॉर्डिंग वाला? आ रहा है सर। आ रहा है? अच्छा रुको। अब तो नहीं आ रहा? अरे अब तो नहीं आ रहा रिकॉर्डिंग वाला तुम्हें? सर रिकॉर्डिंग वाले। अब देखो ये क्वेश्चन है जो अभी नवंबर 2020 में हुआ है एएमयू में। इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, कार्ल वूज इन 1977 डिवाइडेड द मोनेरा इनटू आर्क बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, आर्क बैक्टीरिया एंड आर्किया, यू बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। अब मैं एक एक ऑप्शन बताता हूं। यू बैक्टीरिया और बैक्टीरिया सेम चीज होती है, ये वाला यू बैक्टीरिया और बैक्टीरिया, तो ये आंसर नहीं होगा। आर का बैक्टीरिया और आर्किया ये सेम चीज होती है, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर होगा आर्क बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। अब देखो ये आंसर, ये क्वेश्चन बनाते कैसे हैं एएमयू वाले, बायोलॉजी का क्वेश्चन बनाते कैसे हैं। यहाँ देखो ये वाली ये चीज पढ़ो, क्लासिफिकेशन ऑफ एवोल्यूशन में, क्लासिफिकेशन ऑफ एवोल्यूशन वाले टॉपिक में नहीं था, मैं शायद गलती कर गया। और इसमें कौन से टॉपिक में था? हाँ ये यहाँ इस वाले में। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पे पढ़ो, ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। The modification was introduced by dividing the Monera into arc bacteria or archaea and eubacteria or bacteria is also in use। देखो यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ से लेकर और यहाँ तक में इन्होंने ये क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। बायोलॉजी के 90% क्वेश्चन तुम्हें ऐसे ही फ्रेम हुए मिलेंगे। बात समझ में आ रही है?